साथियों, जय मूल निवासी साथियों, 2022 का विधानसभा का चुनाव बीत गया। संभवतः बीजेपी सरकार भी बना लेगी, लेकिन अब सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि इस समय इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की रैली में लाखों की संख्या में भीड़ हो रही थी, तो फिर वहीं योगी और मोदी के रैली में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और नहीं पीछे कुर्सियां खाली ही खाली दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार से बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी और मोदी के रैली में भी वहाँ कुर्सियाँ खाली थी और तेजस्वी यादव के रैली में लाखों की संख्या में भीड़ होती थी। तो अब सवाल पैदा होता है कि जब जमीन पे जनता दिखाई दे रही है, जमीन पे तेजस्वी यादव के साथ जनता थी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ जनता थी, तो जो ग्राउंड लेवल पे भीड़ दिखाई दे रहा था, तो क्या वो वोट नहीं दिए होंगे? वो भीड़ वोट में परिवर्तित नहीं हुई होगी, जबकि ग्राउंड लेवल पे रैली में योगी मोदी के रैली में भीड़ ही नहीं दिखाई दे रही थी। वहाँ कैसे वोट कन्वर्ट हो गया? जहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, सुनना पसंद ही नहीं करते थे। साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है और वो खेल बीजेपी, मीडिया और प्रशासन की मिली भगत की खेल है। जब मीडिया ने देखा कि अब तो योगी और मोदी की रैली में भीड़ ही नहीं हो रही है, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों से भीड़ लाई जा रही है, तब भी ग्राउंड नहीं भर रहा है, और यदि हम ये चीज़ दिखाते हैं जनता में, तो फिर बहुत बड़ा बीजेपी का अपमान होगा कि इनके साथ अब जनमत नहीं है और इनकी सरकार नहीं बन सकती है। ये लोगों के दिमाग में बात बैठ जाएगी, साइकोलॉजी बैठ जाएगी। और यदि उधर हम दिखाते हैं जयंत चौधरी का, अखिलेश का भी, चाहे मायावती का भीड़ दिखाते हैं, तो लोगों में ये लगेगा कि लड़ाई तो सपा और बसपा में है, बीजेपी तो कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही है। तब इन लोगों के मिली भगत से बीजेपी और गोदी मीडिया और प्रशासन के मिली भगत से ये लोग ये तय किए कि ऐसा है, पूरे इलेक्शन तक जब 2 चरण का चुनाव हो गया तो सब देख लिए कि अब तो जो है इनकी रैली में भीड़ नहीं हो रही है और हमको बीजेपी को आगे करना है, एग्जिट पोल में दिखाना है, जिताने का माहौल बनाना है। तो वो लोग सीधे कहाँ चले गए? यूक्रेन चले गए और पूरे चुनाव तक यूक्रेन रूस दिखाते रहे। जनता का ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव से भटका करके यूक्रेन और रूस की लड़ाई पे कर दिए। और जैसे ही 7 मार्च को पूरा वोटिंग उत्तर प्रदेश का पड़ गई, वैसे गोदी मीडिया एग्जिट पोल में बीजेपी का बढ़त दिखाने लगे कि बीजेपी इतने वोट से आगे है, बीजेपी जीत रही है। यानी
ऐसा माहौल तैयार किया गया कि बीजेपी सरकार में आएगी, लड़ाई में सपा रहेगी, बसपा तो बिल्कुल है ही नहीं। और वही चीज हुआ। ईवीएम पकड़ा गया, बदलते समय पकड़ा गया, अधिकारी के गाड़ी में पकड़ा गया, ईवीएम का घोटाला हुआ। और इस बात को मानवर बामन मेश्राम साहब जी पहले ही अखिलेश यादव से कह दिए थे कि यदि हमारी और आपका गठबंधन होता है तो हम लोग चुनाव के पहले भी ईवीएम के विरोध में लड़ेंगे और चुनाव के बाद भी, नहीं तो जनमत होते हुए भी आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। जैसे अगले बार मायावती का माहौल था, उनको बहुत सारे मुसलमान भी वोट दिए थे, लेकिन ईवीएम के माध्यम से उनको हरा दिया गया, तेजस्वी यादव को भी हरा दिया गया। तो यहाँ भी खेल हो सकती है। तो गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव अब भाई ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमको किसी की सहायता नहीं चाहिए, हम खुद अकेले सरकार बना लेंगे। इसका परिणाम आज क्या है? आज ये ब्राह्मणवादी लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिए, जबकि पोस्टल बैलेट से 309 सीट पे जीते हैं और वहीं भाजपा केवल 99 थी। अब आप अनुमान लगाइए, यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता तो फिर बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं होता। लेकिन ईवीएम से घोटाला करके इन लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन अब जीत हासिल कर ली, सभी पार्टी के लोग चुप हो गए हैं। इन पार्टी के लोगों को तो ये चाहिए कि यदि सरकार बना लिए तुम ईवीएम में घोटाला करके, तो सरकार चलाने नहीं देंगी और उसके खिलाफ तत्काल राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ बामन मेश्राम साहब तो अकेले आंदोलन कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र बचाने का जिम्मेदारी केवल बामन मेश्राम साहब का ही है? इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मायावती चुप है, अखिलेश है सो चुप है, जयंत, सभी पार्टी के लोग चुप हैं। चुनाव होने के पहले बहुत चिल्लाते हैं। अरे ईवीएम हटाने के लिए क्यों नहीं तुम लोग चुनाव के पहले आंदोलन करते हो? हाँ, जब न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जब ईवीएम ही नहीं रहेगा तो घोटाला कैसे कर पाओगे? है कैसे कर पाओगे? तो ये नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते बनते बच गए। क्या उनको नहीं चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलावें? क्या ये पार्टियां के लोग केवल बरसाती मेढक के जैसा चुनाव के समय ही निकल करके आते हैं? लोकतंत्र बचाने के लिए ये सभी पार्टियों को, या तो तुम लोकतंत्र, यदि तुम ईवीएम से चुनाव कराते हो तो बीजेपी वाले तुम ही अकेले ही लड़ लो, अकेले जीत जाओ। सभी पार्टी के लोग ये विचार बनावे कि हम लड़ेंगे ही नहीं, ईवीएम से चुनाव होता है तो कोई नहीं लड़ेगा, ये विचार बना लिया जाए। या नहीं, पूरे देश की जनता हर एक बूथ पे यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो उसको पटक पटक के तोड़ने का काम करे। फिर लगाओ तुम पूरे देश के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, देखें कहाँ तक लगाते हो। तो यही उपाय है, या तो जनता ईवीएम को बूथ बूथ पे पटक के फोड़े, या नहीं जितने ही पार्टी के नेता हैं वे सभी लोग
चुनाव को ही बहिष्कार कर दें कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या नेताओं में ऐसा एकता आ सकती है? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अकेले बामन मेश्राम साहब जी कई वर्षों से ईवीएम के विरोध में चिल्लाते रहे, भारत मुक्ति मोर्चा, वाम से, लेकिन और कोई पार्टी ईवीएम के विरोध पे सड़क पे नहीं आती है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने तो ईवीएम का शव यात्रा भी निकाला था, सड़क पे आंदोलन किए, लेकिन अन्य पार्टियां कहीं दिखाई नहीं देती। साथियों, इन पार्टी के लोगों को इस बात का डर रहता है कि वे लोग चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों नहीं खुल करके आते हैं, सरकार के खिलाफ क्यों नहीं सुन करके आते हैं, जगह जगह हर बूथ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ईवीएम तोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। जब ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं हो सकता है तो फिर उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है तो फिर ईवीएम का क्या मतलब है। उसमें पेपर ट्रेल भी लगा हुआ है लेकिन उसका गणना नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इस तरह से तो हमारी गुलामी, मूल निवासी बहुजन समाज की गुलामी कई लाखों बस जाएगी, हजारों सैकड़ों की न बात करिए, अब तो लाखों वर्ष ये गुलामी होने वाली है। और जो आज़ादी के पहले गुलामी था उससे भी खतरनाक गुलामी आने वाली है दोस्तों। अरे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री यदि बनते बनते बच गए तो फिर वो क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? 24 का ये लोग तैयारी करते हैं, बीजेपी ये पहले से ही ताल ठोक रही है। यदि मूल निवासी बहुजन समाज की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं यदि एक होकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव यदि ईवीएम से होता है, बैलेट पेपर से नहीं होता है, तो फिर बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। और 2025 में जो आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है स्थापना का, उसी दिन वे लोग नए संसद भवन में नए संविधान का निर्माण करके रखे हैं, प्रवेश करेंगे और मनुस्मृति लागू होगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। यदि आप लोगों को इस गुलामी से मुक्ति पाना है कि नए संसद में नया मनुस्मृति का संविधान लागू न हो, तो आज से ही 2024 के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना होगा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, नहीं ईवीएम से होता है तो फिर ये जान लीजिए आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनेगी, मनुस्मृति लागू होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यदि हम जैसे अदना आदमी इस बात को कहते हैं तो आप लोग तो विद्वान हो, पूरे देश के बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े पार्टियां चलाते हो, इतना तो समझ होना चाहिए कि हम सब एक मिले लोकतंत्र को बचाने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, जातिवाद को छोड़ करके सभी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी पार्टी के लोग हैं मिल करके आज ही से ही इस ईवीएम के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलावें और 2024 तक लोकसभा के चुनाव जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक चलाते रहिए और आप लोग बैलेट पेपर का ही मांग करिए। यदि नहीं चुनाव आयोग मानता है
तो फिर जितने भी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से कह दीजिए कि सभी लोग मिल करके अब ईवीएम को बूथ पर ही तोड़ें। तब फिर देखते हैं कि ये सरकार किसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किनके खिलाफ लगाती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अब आने वाले 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे आप लोग सतर्क रहिए, आप लोग एक हो जाइए, सब कुछ भूल करके एक मंच पे आइए। जैसे एनडीए और यूपीए गठबंधन बनाए हैं सब ब्राह्मण, उसी प्रकार से आप लोग मूल निवासी समाज का गठबंधन बनाइए। बामन मेश्राम साहब तो बनाए, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाए थे, आज भी है। उन्हीं के बैनर के तले आप आ जाइए, आप आइए, और उसके बाद तीसरा मोर्चा का सरकार होगी। आप इस देश के शासक बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, तभी हमारी सभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।